हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी को मेरी आवाज़ और वीडियो ठीक से दिख रहा होगा। एसबीआई क्लर्क का ये वीडियो है और मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि ये बिगनर्स का वीडियो नहीं है। एक एडवांस लेवल का मैं ये वीडियो बताने वाला हूं क्योंकि एसबीआई क्लर्क के प्री के लिए ऑलमोस्ट आपके पास 1 महीना है। तो बिगनर्स चाहे तो देख सकते हैं और थोड़ा मुश्किल है 1 डेढ़ महीने में ये एग्ज़ाम क्रैक करना, क्योंकि एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम उतना क्लरिकल लेवल का रहता नहीं है, थोड़ा सा टफर साइड पे ही रहता है। और अगर आप बिल्कुल न्यू है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूँ तो थोड़ा सा चीज़ें मैनेज करना डिफ़िकल्ट रहेगा। और समहाउ अगर आप प्री का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर भी लेते हैं तो मेंस के लिए उतनी अच्छी आपकी तैयारी हो नहीं पाएगी। बाकी आपको अपीयर बिल्कुल होना चाहिए क्योंकि साल का पहला एग्ज़ाम है। 6 महीने रह गए, आपका आरआरबी वगैरह के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो अपीयर होने के लिए बिल्कुल ठीक एग्ज़ाम है, लेकिन आपको एकदम उसको टारगेट करके नहीं चलना चाहिए अगर आप एकदम बिगनर है। ठीक है, तो इसके साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल वीडियो रहेगा, मैं ज़्यादा ऑप्शंस नहीं दूंगा हर एक चीज़ के लिए। जो जो चीज़ें मैंने की है एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बताऊंगा। जो जो टीचर्स मैंने फॉलो की है पर्सनली, जिनसे मैं पढ़ा हूँ, और किस टीचर से आपको क्या लेना है, मतलब किस टीचर से आपको कौन सी क्वालिटीज़ आपको अब्जॉर्व करनी है, क्या क्या चीज़ें आपको कहाँ से सीखनी है, वो सब मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, बहुत कॉम्पैक्ट सा वीडियो रहेगा, हार्डली 30-35 मिनट्स का रहेगा। तो बहुत क्विकली हम देखेंगे इसका सिलेबस और पैटर्न। फिर मैं 2020 से मैंने एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम देना स्टार्ट किया था। मेरा पहला एग्ज़ाम एसबीआई क्लर्क ही था जो कोविड के टाइम पे हुआ था। तो 5 मेरे अटैम्प्ट हो गया, लास्ट वाला मिला के, जिसका वेटिंग लिस्ट अभी आना बाकी है 29 तारीख को। फिर इस एग्ज़ाम के लिए आपको क्या टारगेट करना चाहिए वो हम बहुत एकदम स्लाइटली देखेंगे। सब्जेक्ट वाइज मैं आपको सोर्सेज बताऊंगा, कम ही बताऊंगा ताकि आप उसमें ज़्यादा कंफ्यूज ना हो कि कौन सा लेना है कैसा नहीं लेना है। और फिर सब्जेक्ट वाइज से आपका स्ट्रेटजी रहेगा। कुछ टीचर्स मैं बताऊंगा हर सब्जेक्ट के लिए, कौन से मुझे ठीक लगते हैं और कौन से आप और जिनकी वीडियोस देख सकते हैं वो भी देख लूँगा मैं। ठीक है, उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली आप अपने हिसाब से उनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं जो भी आपको थोड़ा फिट रहेगा। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा मतलब स्ट्रेटजी थोड़ी ऐसी रहेगी कि आपको ज़्यादा इसमें टाइम नहीं देना है, क्योंकि मैं वर्किंग हूँ तो मैं अपने अकॉर्डिंग ही बना रहा हूँ। ऐसे लोगों के लिए जो थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक उनकी तैयारी है और बस थोड़ा सा उनको पॉलिश करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब लास्ट रहेगा मॉक टेस्ट को लेके। ये जो दो पार्ट है, टीचर्स किसको फॉलो करना है, उनसे क्या सीखना है, और मॉक टेस्ट, ये दो मैं बहुत ज़्यादा ब्रीफली बताऊंगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, और ऊपर का जो भी है, ये हमारा जो पहले के 4 पॉइंट है वो मैं अच्छे खासा हमने थोड़ा हम पेस में चलेंगे, क्योंकि लास्ट के 2 पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मॉक टेस्ट वाला। ठीक है, अगर आप अब अगर आपका ऐसा लेवल रहा है कि आप प्री क्वालिफाई कर लेते हैं, मेंस में भी इक्का दुक्का नंबर से रह जाते हैं, तो ये खाली लास्ट पार्ट भी आप देख लेंगे 6th वाला, और वो आप ठीक से फॉलो कर लेते हैं 1 महीना भी, तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो इसका आगे देखते हैं। पहला आपका ये पैटर्न देख लेते हैं हम। पैटर्न में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, आपका ये प्री का है, ये प्री का है, ये मेंस का है। इंग्लिश आता है। ठीक है, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग। इंग्लिश 30 to 30, मतलब 30 क्वेश्चन होंगे और 30 मार्क्स ही मिलेंगे उसके। क्वांट के लिए 35 पे 35 और रीजनिंग के लिए भी 35 पे 35। प्री में आपका सेक्शनल कोई कट ऑफ नहीं है, सेक्शनल टाइमिंग खाली फिक्स है 20 मिनट का, 1 घंटा आपको प्री में भी दिया जाएगा। ठीक है, ये कैसे भी स्टार्ट हो सकता है, पहले इंग्लिश आ सकता है, पहले क्वांट आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ये डिपेंड करता है। ठीक है, फिर ऑलमोस्ट आपका ये फैब में है, ये आपका फैब में, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि फैब के फर्स्ट वीक में मुझे थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है, मुझे सेकंड वीक के आसपास लग रहा है कि सेकंड जो सैटरडे पड़ेगा उससे आपका एग्ज़ाम प्री वाला स्टार्ट हो सकता है। फिर आपका मार्च में मेंस है, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। अब इससे अच्छी बात यह है कि फ़ैब में आपका एग्ज़ाम होता है, अगर मार्च में आपका मेंस है तो आपका जून से जुलाई तक आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा जब आपका आरआरबी का नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, मेंस का देखें अगर, मेंस का भी बड़ा सिंपल है। ये दोनों थ्योरेटिकल पार्ट है तो उसमें टाइम कम दिया गया है, ये दोनों प्रैक्टिकल पार्ट है, इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा दिया गया है, मार्क्स भी ज़्यादा है। जो जनरल अवेयरनेस आपका है 50 में से 50 का, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए आएंगे, जिसमें आपको सिर्फ 35 मिनट दिए जाएंगे। इंग्लिश का देखें तो 40 के लिए 40, 35 मिनट सेम। ठीक है, क्वांट के लिए देखें तो 50 नंबर का आपका क्वांट आएगा, ये काफ़ी बैलेंस्ड रहता है, काफ़ी मिक्स रहता है क्वांट इसमें आपका। ठीक है, 45 मिनट इसके लिए भी आपको मिलेंगे। और रीजनिंग की बात करें तो 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से कुछ क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स के होते हैं, तो इसलिए 60 क्वेश्चन का टोटल आपका ये बनेगा, और ये भी 45 मिनट का रहेगा। टोटल आपके 200 नंबर का पेपर होता है, जिसमें से फाइनल कट ऑफ बनती है, और जो मेंस का ही आपका मार्क्स होते हैं वही आपका फाइनल मेरिट होती है, कि आप जितना ज़्यादा हायर उसमें मार्क्स स्कोर करते हैं उतनी अच्छी आपको प्रेफरेंस मिल जाती है। ठीक है, 160 मिनट आपको टोटल मिलेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट आपका सिलेबस है। पहले हम प्री का देखेंगे सिलेबस, उसके बाद हम मेंस के सिलेबस पे स्विच करेंगे। इंग्लिश का अगर देखें तो मैं पहले आपको पूरा सिलेबस दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद सिलेबस वाइज क्या वेटेज रहता है, मतलब टॉपिक वाइज क्या वेटेज है, फिर वो भी बता दूंगा मैं। ठीक है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन आपका आता है, पारा जंबल, क्लोज टेस्ट, फिलर्स आते हैं आपके, सिंगल डबल कुछ भी हो सकता है, मिस स्पेल्ड वर्ड्स होते हैं, मैच दी कॉलम्स होते हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट होते हैं, ये छोटे भी आते हैं बड़े भी आते हैं, वर्ड स्वैप्स आते हैं, एरर डिटेक्शन आता है, ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आते हैं, फ्रेज रिप्लेसमेंट आता है, स्टार्टर्स आते हैं आपके, पैराफिलर्स आते हैं, वर्ड यूसेज आता है। फिर अब थोड़ा ये ग्रामेटिकल पार्ट होता है, सेंटेंस वर्ब रीअरेंजमेंट जो एग्रीमेंट होता है वो ग्रामर का पार्ट होता है, लेकिन एज अ टॉपिक भी ये इंट्रोड्यूस हो चुका है। ठीक है, फिर ग्रामर का अगर हम देखें तो ये सारे ग्रामर की पार्ट, तो मतलब ग्रामर में आपका टेंस, नाउन, ये जो बेसिक आपको पता है, प्रोनाउन, वर्ब, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव्स ने, एडवर्ब, और लास्टली वोकैब। तो अगर आपको इंग्लिश का पूरा समझना है तो इंग्लिश आपका 3 पार्ट में डिवाइडेड रहता है, आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, आपका ग्रामर और आपका वोकैब। इन तीन का एकदम बढ़िया बैलेंस बन के, मतलब इन तीनों के ही मिक्सचर से ये बाकी सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पैरा जंबल है, पैरा जंबल आपको थोड़ा सा रीडिंग सेंस होना चाहिए, आपका कम्प्रीहेंशन अच्छा होना चाहिए कि आप उसको समझे अच्छे से, आपका ग्रामर अच्छा होना चाहिए, और वोकैब के थ्रू आप उसके मीनिंग समझ सकते हैं, है ना। तो ये तीनों का ही जब आप अच्छे से कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, अच्छे से सबको प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपके ये बाकी सारे क्वेश्चन बहुत ईजिली बन जाते हैं। ठीक है, ये आपका इंग्लिश का प्री का था। अब ये प्री वाला जो आपका क्वांट का है, ये वाला सिलेबस है। सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन ऑलमोस्ट सेम ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंस आता है, नंबर सीरीज़, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये वन लाइनर्स है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं, ये आपके जो क्लरिकल एग्जाम होते हैं उसमें ज़्यादा नंबर के आते हैं, मतलब ये 10 के ऊपर ही आते हैं। ये तीनों टॉपिक मिला के आराम से 10-15 क्वेश्चन का आपका बन जाता है, बहुत ईजिली बन जाता है। उसके बाद आपका जो अर्थमेटिक वाला पार्ट है, परसेंटेज, फिर एवरेज आ गया, रेशियो आ गया, एजेस आ गए, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, पार्टनरशिप वगैरह हो गई, स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, ये सारे आपके जो है अर्थमेटिक के, टाइम एंड वर्क, बोट एंड स्ट्रीम, पाइप एंड सिस्टम, मेंसुरेशन, ये सारे आपका परम्यूटेशन वगैरह, ये सारा प्री के ही आपके टॉपिक है, जो आपके प्री के टॉपिक में आने वाले हैं। ठीक है, ये जो डी होता है, डी इसका थोड़ा सा अलग रहता है, इसका मैं भी बताऊँगा, आपका सारा मैं वेटेज बताऊँगा अभी आपको। ठीक है, फिर रीजनिंग का हम देख लेते हैं। नंबर सीरीज़ अल्फ़ान्यूमेरिक है ना, अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़, आपको जो भी कहना है उसमें, अल्फ़ाबेट सीरीज़, ठीक है। नंबर टेस्ट, तो ऑर्डर रैंकिंग, ऑड वन आउट, ये बहुत कम आता है लेकिन आ जाता है 1 नंबर के लिए। कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, फिर इनवैलिटीज़, स्लॉग्स, पजल सेटिंग अरेंजमेंट्स, सेम थिंग। ठीक है, तो ये अभी तक हमने जो देखा ये प्री के थे, तो अब मैं इसका आपको वेटेज बता देता हूँ। मुझे ये स्विच करना पड़ेगा। चलिए, तो इसमें जो वेटेज रहता है आपका, एक आरसी आता है, एक आपका आरसी आता है, ये ऑलमोस्ट आपका रहता है 7 to 10 मार्क्स का। ठीक है, फिर आपके बाकी के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, अब ये ग्रामर, इससे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, ये बाकी के क्वेश्चन इनमें से आते हैं जो बच्चे कुछ है ना, मान लीजिए क्लोस्टर्स आ गया तो 5 नंबर का मिनिमम आएगा, पारा जम्मा अगर आता है तो 2 से 3 नंबर का एटलीस्ट आता है, डबल फिलर भी 2 से 3 नंबर के कम से कम आते हैं, मिस स्पेल्ड वर्ड्स 1 से 2 आ जाते हैं। मैच द कॉलम्स प्रीम में आपको बहुत कम ही मिलेगा, लेकिन अगर मिलता है तो वो आपको आराम से 2 से 3 नंबर का मिल जाता है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट और पैराजंबल एक ही कैटेगरी के होते हैं, बस पैराजंबल जो होता है ईजी होता है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट कम से कम 5 नंबर का आता ही, कम से कम 4 नंबर का तो आता ही है, मैक्स 6 नंबर तक का प्री में आपको दिख जाता है अगर आपका ठीक ठाक शिफ्ट है। वर्ड स्वैप भी 3 से 4 आपको मिल जाते हैं, ये सारे जो है बल्क में आते हैं। एरर डिटेक्शन, ये भी 5 की, वैसे तो 5 पहले आया करते थे लेकिन अभी ये कम होकर थोड़ा 3 भी आने लग गए हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट 2 से 3 आते हैं, ये भी फ्रेज रिप्लेसमेंट भी सेम, स्टार्टर्स भी सेम, पैराफ्लर भी सेम, और वर्ड यूसेज कम आते हैं, 2 या 3 आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपका इंग्लिश का था कि कैसा इसका डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, उसके अकॉर्डिंग आपको उस पर फोकस करना है। सेम अगर हम देखें मैथ के लिए, तो मैथ में जो आपका रहता है क्लरिकल एग्ज़ाम के लिए मेन फोकस आपका रहता है इन 4 पे, इन 4 पे आपका 10 से 15 नंबर का वेटेज रहता है। ठीक है, फिर डी आई हम मान लेते हैं कि डी आपकी 2 आई थी तो ये भी 10 नंबर की बन जाती है, और बाकी के जितने भी मिलाते हैं, मान लेते हैं अगर ये 15 की कैटेगरी में रहते हैं और ये 10 रहते हैं तो 25, तो बाकी के 10 नंबर की, 1-1 नंबर के क्वेश्चन 10 मिल जाते हैं आपको। ठीक है, और अगर सिंप्लीफिकेशन वगैरह मिला के 10 बनता है तो हो सकता है कि डी एक बढ़ा के 15 नंबर का डी हो जाए और 10 नंबर की अर्थमेटिक आ जाए। तो ये सब हमको पता ही है, मैं ज़्यादा ये डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको आगे बढ़ा देता हूँ। ठीक है,
सेम इसका भी यही है, स्लॉग्स, ये जो आपका स्लॉग्स है, ये जो आपका पज़ल है और सेटिंग अरेंजमेंट है, ये कम से कम 3 से 4 आते हैं। 3 आते हैं तो 15, 4 आते तो 20, हम 20 मान के चलते हैं कि टफर साइड पर अगर आया था तो 4 पज़ल आ जाती है, तो 20 नंबर का आया था, बाकी 15 नंबर की ये जो मिसलिनियस क्वेश्चन है ये 1-1 नंबर या 2-2 नंबर या 3-3 या 5-5 के सेट पे आते हैं। जैसे कोडिंग डिकोडिंग 5 आते हैं, ब्लड रिलेशन 2 से 3 का आता है, डायरेक्शन सेंस उसके ऊपर है, डायरेक्शन सेंस में 2 से 3 नंबर का आता है, इनोक्लेटिव कभी 5 आते कभी 3 आते हैं, स्लॉग्स 3 के आसपास आती है, और रैंकिंग का एक यूजुअली एक ही क्वेश्चन आता है, 2 भी आए थे कभी कभी। अल्फ़ाबेट ये सब टेस्ट जो होते हैं, ये जो अल्फ़ाबेट टेस्ट, नंबर सीरीज़, नंबर टेस्ट, अल्फ़ान्यूमेरिक, ये 5 के सेट पे आते हैं। ठीक है, कभी कभी 3-4 भी आए थे, लेकिन यूजुअली 5 के सेट पे आते हैं। ठीक है, इसमें एक और टॉपिक है आपका इनपुट आउटपुट, मैंने लिखा है क्या इनपुट आउटपुट, इस पर नहीं लिखा, वो भी आता है लेकिन वो प्री में बहुत कम आता है, इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं है। ठीक है, मेंस का सिलेबस देखते हैं, और मेंस का सिलेबस में सिलेबस बताए टाइम में आपको सब बता दूंगा। रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं, तो रीजनिंग ऑड मन आउट, ये सिंगल एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, और इसका सिंगल एक क्वेश्चन आता है। कोडिंग रिकॉर्डिंग, इसका अगर सेट आता तो 5 का आता है, वरना ये 1 या 2 नंबर के लिए पूछा जाता है। ब्लड रिलेशन भी ये कोडेड फॉर्म में आता है, कोडेड फॉर्म में अगर ये आता है तो आराम से 3 नंबर का कम से कम आता है। कॉज एंड इफेक्ट ये बहुत कम पूछते हैं, खाली कंफ्यूज करने के लिए होता है, 2 या 3 नंबर के लिए आता है। ये डिसीजन मेकिंग भी सेम इसी कैटेगरी का है, असर्शन भी इसी कैटेगरी का है, स्टेटमेंट एंड कॉज भी इसी कैटेगरी का है। एनालॉजी ये अच्छा, ये बहुत कम देखने को मिलता है, मतलब आता है तो 1 या 2 नंबर का देखने को मिल जाता है। ब्लड रिलेशन 2 बार हो चुका है, सॉरी। ठीक है, सीरीज़ का एक टेस्ट आता है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है, ये कंडीशन बेस्ड होता है। ठीक है, ये कंडीशनल होता है, कंडीशनल। डायरेक्शन टेस्ट ये भी कोडेड रहता है, ये आता है तो 3 या 4 नंबर का आता है, ये आता है तो 3 या 4 नंबर का ये भी आता है। स्टेटमेंट एग्जाम्पशन ये भी सेम है, डिसीजन मेकिंग की तरह ही होता है ये भी। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स ये भी कोडेड आती है। ये सब चीज़ें मेंस में जो भी है आपका वो प्री वाला ही रहता है, बस थोड़ा सा कोडेड हो जाता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट उसको कर देते हैं वो लोग, और उसमें कुछ खास ऐसा होता नहीं है। अल्फ़ाबेट टेस्ट भी कोडेड हो जाता है, स्लोग्स में रिवर्स आ जाता है या फिर 3 पैटर्न वाले आ जाते हैं। ठीक है, रैंकिंग का टाइम बहुत रेयरली ही आता है। अल्फ़ाबेट टेस्ट ज़्यादा नंबर का नहीं आता, 2 या 3 नंबर का। अब सिटिंग अरेंजमेंट इसमें जो आती है कम नंबर की आती है, जैसे 4 नंबर की आ गई, थोड़ी बड़ी दे दी, 4 नंबर की दे दी, 2 ही क्वेश्चन पूछे 2-2 नंबर के, या 3 क्वेश्चन पूछे 1-1 नंबर के, ऐसे आती है। ठीक है, फिगर सीरीज़ यूजुअली नहीं आती है। ठीक है, वर्ड फॉर्मेशन आता है, बहुत अच्छे से आता है, 1 या 2 नंबर के लिए आपको देखने को मिल जाएगा, ईजी रहता है, डूएबल रहता है। ठीक है, बाकी सेटिंग अरेंजमेंट ऑफ पजल सेम थिंग, थोड़ा अब क्लरिकल एग्जाम में क्या करें उन्होंने छोटे छोटे कर दिया, कि आपको 3 नंबर की पजल दे दी, आपको 4 नंबर की पजल दे दी। पीओ में क्या होता है, बड़े आते हैं, 10 नंबर की एक पजल आ गई, 8 नंबर की एक पजल आ गई, टाइम टेकिंग है, डिसीजन बनाना पड़ता है अब करना है कि नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो क्वांट है मेंस के लिए। ठीक है, टाइम एंड वर्क ये आपके जो बेसिक है वो तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, जो अरिथमेटिक वगैरह है वो तो आपके आएंगे ही आएंगे। इसमें जो ऐड होता है वो यहाँ पे होता है, ये Q1 Q2 बेस्ड क्वेश्चन होता है, मतलब एक ही क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करा के उसमें क्वांटिटी, जैसे मान लीजिए आपने एक उसने क्वांटिटी दी, एक क्वेश्चन उसको सॉल्व कराया उसका आंसर आया 12, एक क्वेश्चन सॉल्व कराया उसका आंसर आया 13, तो उसने ऑप्शन में डाल दिया कि Q1 इज़ ग्रेटर देन Q2, ऐसे करके क्वेश्चन जो आते हैं मतलब थोड़े लेंदी होते हैं, रहते ईजी है लेकिन थोड़े लेंदी होते हैं, ऐसे क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। बाकी इसका मेंस में और प्री में उतना कुछ खास फर्क नहीं है, लेवल थोड़ा मॉडरेट हो जाता है, डिफिकल्ट नहीं होता है, थोड़ा सा बस मॉडरेट हो जाता है। ठीक है, ये बाकी जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं सारे अरिथमेटिक के क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, मतलब सिंपल रहते हैं, सिंगल हैंडेडली हो जाते हैं, वो आराम से हो जाते हैं, बस 1-1 नंबर के होते हैं, तो उसको करने में थोड़ा सा हमको टाइम मैनेज करना पड़ता है अच्छे से, बाकी इसमें कुछ खास उतना डिफिकल्टी नहीं आती है। अब गुड थिंग इज़ SBI क्लर्क में क्या है, ये सेक्शनल कोई कट ऑफ नहीं है आपका, तो थोड़ा प्रिपेयर करना इजी रहता है कि आप अगर किसी सब्जेक्ट में वीक है तो उस पर ध्यान ना दे के दूसरे पर ध्यान दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि सेक्शनल टाइमिंग है तो आपको उस सब्जेक्ट के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही है, कि ताकि उसमें एटलीस्ट आप डिसेंट 10+10-15 का स्कोर तो आप मेंटेन कर ही लें। ठीक है, आइए अब इंग्लिश देखते हैं। इंग्लिश का भी वही सेम है, ग्रामर, वोकैब, रीडिंग कंप्रेंशन, उसके बेसिस पे पैरा कंप्लीशन होता है, एक बड़ा सा पैराग्राफ दे दिया, उसमें छोटी छोटी जगह पे सेंटेंस गायब कर दिए, वर्ड नहीं सेंटेंस गायब कर देते हैं, वर्ड गायब होता है तो क्लोज टेस्ट कहते हैं उसको। ठीक है, सेंटेंस गायब हो गया तो पैराफ्लर हो जाता है वो। ठीक है, ये आते हैं, ये अच्छे आते हैं, ये 5-5 नंबर के आते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। रीडिंग कंप्रेंशन इसमें भी देखिए 4 से 6 नंबर के डाल देते हैं, 3-4 डाल देंगे। ठीक है, फिलर्स भी सेम है, फिलर्स में भी डबल फिलर की दो फिलर दे दिए एक ही में। ठीक है, एयर डिटेक्शन भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया उन्होंने अब ऐसे तरह दे दिया है कि A B C D और E, तो ये कुछ कुछ लाइन दे दिया और पूछ लिया इनमें से किस में एरर नहीं है, जो एरर फ्री है, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है। बेसिकली आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 1 नंबर के लिए। ठीक है, बाकी पैरा जंबल, संडे समझ, ये सब वही बेसिक है। अगर आपका प्री में आपने अच्छे से तैयारी कर लिया तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको अपनी प्रैक्टिस को थोड़ा सा मतलब ऊंचा लेके जाना पड़ता है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं
बाकी सारे के सारे टॉपिक्स वही रहते हैं आपके, ठीक है। अब जीए है, अब जीए में आपको काफ़ी अच्छे से वास्ट करके बताऊंगा क्योंकि जीए यहाँ पे स्कोरिंग है। अभी जो लास्ट ईयर हमारा एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था मार्च में, हुआ था मार्च 24 मार्च को मेरा मेंस हुआ था, तो उसमें ठीक ठाक जीए आया था। मैंने जीए हालांकि प्रिपेयर किया नहीं था, लेकिन किया होता तो थोड़ा सा वो और अच्छा डिसेंट स्कोर बन जाता। अब देखिए करंट अफेयर्स के लिए अगर मैं पहले बताऊँ तो ये सारे आपके करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं। इसमें मैं बता देता हूँ कि आपको किस पे ध्यान देना है और किस पे नहीं, ठीक। अब देखिए ये जो है ये तीन, ये रिलेटेड टू, मतलब ये वो रहता है कि जो देश दुनिया में चल रहा है, जो यूजुअली न्यूज़ में है ना, हॉट टॉपिक्स भी कहते हैं इसको, ठीक है। फिर ये बैंकिंग, बिजनेस और एक और होता है फाइनेंस, जो कि मैंने यहाँ लिखा नहीं है, इकोनॉमिक और फाइनेंस। ये चार होते हैं जो रिलेटेड टू बैंकिंग है, मतलब ये पूरे फाइनेंस पे बेसिस टॉपिक है, ठीक है। तो ये 3 और 4 ये 7 टॉपिक तो आपको मस्ट है कि आपको करने ही करने हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका अपॉइंटमेंट रिजर्वेशंस, और एक और आता है अवार्ड, ये रहा अवार्ड, ठीक है। ये 2 भी आपको करने हैं। मतलब ये मैं आपको हायर की बता रहा हूँ कि किस थीम में आपको चलना है, कि पहले आपको बैंकिंग न्यूज़ करनी है, बैंकिंग, बिजनेस, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट, देन अपॉइंटमेंट्स एंड अवार्ड्स, ठीक है। ये तो आपको करने ही करने हैं क्योंकि इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। अब मैं मान लेता हूँ कि 80% तो नहीं, 70% के आसपास आपका करंट आता है। उस 70% में भी जो 50-60% है वो इन्हीं टॉपिक में से आता है, ठीक है। तो आप मान के चलो कि आराम से 15 से 20 क्वेश्चन आप बना लेंगे अगर आपका करंट ही अच्छे से प्रिपेयर है, अगर आपने स्टैटिक बैंकिंग वगैरह, बैंकिंग यूनिट्स वगैरह नहीं करा है, ठीक है। रैंक सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, स्कीम्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इज यू कैन स्किप, स्पोर्ट्स यू कैन स्किप क्योंकि थोड़ा लेंदी रहता है। एक और होता है साइंस एंड टेक, यू कैन स्किप, और डिफेंस आप स्किप कर सकते हैं। ये थोड़े ऐसे हैं कि जो बहुत मतलब फ्लक्चुएट करते हैं, ये बहुत डायनामिक रहते हैं, तो आप श्योर नहीं रह सकते कि ये आएगा कि नहीं आएगा। अभी इस साल का अपना जो है मार्च के आसपास आपका होने वाला है मेंस, तो बजट के क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं क्योंकि बजट भी तब तक, होपफुली तब तक बजट भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारा आपका सिर्फ करंट वाला पार्ट है। ये करंट वाला पोर्शन आप 6 से 8 महीने का एटलीस्ट पकड़ के चलिए कि कैसे क्या करना है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। अभी हम खाली सिलेबस देख रहे हैं कि कैसे क्या है, ठीक है। अब इसके बाद मैं बताता हूँ बैंकिंग यूनिट्स के बारे में। तो ये बैंकिंग यूनिट्स के टॉपिक्स है जो मस्ट है, जो आपको आने ही चाहिए, ठीक है। मैं थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा आपको आइडिया दे देता हूँ कि किसमें क्या होता है। अब देखिए बैंकिंग हिस्ट्री, इससे बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। फंक्शंस और टाइप क्या होते हैं, फर्स्ट बैंक कौन सा था, मतलब फर्स्ट इन बैंकिंग, पहला एटीएम किसने लगाया, पहला वाइट लेबल किसने लगाया, पहला ग्रीन लेबल किसने लगाया, ठीक है। अकाउंट के टाइप कौन कौन से होते हैं, है ना, टर्म होता है, फिर कौन कौन से और रहते हैं, है ना। चेक टाइप्स क्या होता है, स्टेल चेक क्या होता है, पोस्ट डेटेड क्या रहता है, टर्मोलॉजीज क्या होती है ना। शॉर्ट फॉर्म दे देगा आपको, उसका पूछेगा इसका एन का मतलब बताओ, बी का मतलब बताओ, है ना। जैसे अभी डेफ का मतलब पूछ लिया कि डेफ अकाउंट कौन से होते हैं, तो उसमें ई का मतलब पूछ लिया, ठीक है। बेसिक नॉर्म्स ठीक ठाक है, क्लर्कल एग्जाम में मैंने उतना नहीं देखा पर आ जाता है तो पढ़ लेना चाहिए। आरबीआई उसके फंक्शन इजी है। बैंक टैगलाइंस उतना नहीं आ रहा है, ये हेडक्वार्टर्स भी उतना नहीं आ रही है, कमेटीज़ आ रही है, बजट जैसे मैंने बताया, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के क्वेश्चन उतने नहीं आते, डायरेक्टली आ जाते हैं। इन्फ्लेशन के भी उतने नहीं आते, कैपिटल मार्केट के ठीक ठाक, मनी मार्केट कैपिटल मार्केट के आ रहे हैं, जैसे पिछले साल वाले में आए थे 2 या 3 क्वेश्चन आए थे डिपॉजिटरी को लेके, ठीक है। तो ये पढ़ सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मैं आपको जो प्लेलिस्ट बताऊंगा उसमें आपको ये सारा हो जाएगा आराम से, अगर आप ठीक से करेंगे तो आप 10-15 दिन में पूरा बैंकिंग यूनिट्स कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टैटिक करते हैं। ये मैं जल्दी करता हूँ क्योंकि ये स्टैटिक का मतलब बेकार ही हो गया स्टैटिक तो बैंक के एग्जाम्स में। तो 2017-18 में जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी तो स्टैटिक में ये सब हम पढ़ा करते थे। अब देखिए नेशनल पार्क नहीं आते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत रेयरली आती है, डांसेस आ जाता है, सिटीज रिवर नहीं आता, थर्मल पावर प्लांट ये तो आते ही नहीं है, एयरपोर्ट सिर्फ करंट में अगर न्यूज़ में होगा तो आ जाएगा, स्टेडियम तो आता ही नहीं है, मिनिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं आती, कैपिटल करेंसी आ जाती है, हेडक्वार्टर्स आते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट्स आते हैं, इस्टेब्लिशमेंट ईयर आते हैं, ठीक है, और यूएन ये भी आते हैं, टाइगर रिजर्व भी नहीं आते हैं, हेरिटेज साइट्स आती है, और करंट स्टैटिक फैक्ट तो आते ही आते हैं, ठीक है। तो ये पहले हम स्टैटिक में बहुत सारा पढ़ा करते थे, लेकिन अभी जो मैंने सिर्फ जिसमें टिक किया है उसी में से क्वेश्चंस मूव हो रहे हैं। तो बैंकिंग का एग्ज़ाम काफ़ी डायनामिक रहता है, जॉब भली उतनी डायनामिक नहीं है, लेकिन बैंक का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा डायनामिक है। चलिए, तो ये मेरा है कि मैं 5 साल से मैं दे रहा हूँ। मैंने 20 में दिया था, तब मेरा ठीक ठाक तैयारी था। 21 में भी थोड़ा सा स्टार्टर ही था, तब मैं सीरियस उतना नहीं हुआ था। 22 से देना स्टार्ट किया था। अब ये बताने का मतलब ये है कि जो आपका एसबीआई क्लर्क है, एसबीआई क्लर्क और IBPS PO, यही 2 एक ऐसे एग्ज़ाम हैं जो मैंने पिछले 5 सालों में दिए हैं लगातार। मतलब मैंने और भी एग्ज़ाम दी है, लेकिन ये 2 ऐसे एग्ज़ाम हैं
जो पिछले 5 साल में बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए हैं। इसके एग्ज़ाम का जो वेट होता है, एक होता है ना कि जैसे अगर आप एस बी आई पी ओ का वेट देखें तो एस बी आई पी ओ का वेट पहले से और अब में बहुत फ़र्क आ गया है। अगर आप आर आर बी का देखें तो आर आर बी पी ओ के पैटर्न में चेंज आया है, टाइमिंग आ गई है। एस बी आई पी ओ के पैटर्न में तो हर 2 साल से मैं पैटर्न चेंज ही देख रहा हूँ, कुछ ना कुछ चेंजेस उसमें आ ही रहे हैं। ठीक है। आई पी एस क्लर्क में भी थोड़ा वेट आया, पहले बहुत ईजी हुआ करता था, अभी थोड़ा हैवी हो गया उसको, मतलब क्लर्क के प्री में भी अच्छा स्कोर करना बहुत टफ हो रहा है। एस बी आई क्लर्क और आई पी एस पी ओ, ये दो ऐसे एग्जाम है जिसका लेवल ऑलमोस्ट सेम रहा है, जैसा होना चाहिए वैसा ही है। थोड़ा सा एस बी आई क्लर्क हाईवियर साइड पे ही रहता है, स्टार्टिंग से ही वो है कि उसमें आपको थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ता है कि जब मैं 2020 में मैं तैयारी करता था तब 70 के ऊपर लाना अच्छा स्कोर था, 21 में भी सेम जा रहा था, 22 में फिर थोड़ा सा वो 80 टच होने लग गया, अभी थोड़ा सा है कि वो 86, मतलब अभी के 2024 में देखेंगे तो बहुत सारी कट ऑफ गई थी कि मतलब मेंस की जो है 86 के पार चली गई है। ठीक है। तो वो कंपटीशन की वजह से वो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन वैसे वो जैसा एग्ज़ाम होता है वो वैसा ही है, एकदम सिमिलर है। ठीक है। तो तैयारी एकदम डिसेंटली अगर आप करेंगे तो आप 6 महीने की बात है, 2 महीने आपको प्री के लिए देने हैं और ऑलमोस्ट 1.5 महीने के आसपास और आपको मेंस के लिए देने हैं। तैयारी आपकी पहले से ठीक ठाक है, अगर मैं दोबारा बता रहा हूँ आपका सिलेबस पहले से कंप्लीट है, आपको बस थोड़ा सा पॉलिश करना है। आपका अगर 1 तारीख का आपका रिजल्ट आया है, आपका आर बी पी ओ या आर बी क्लर्क में नहीं हुआ है, तो थोड़ा निराश ना होने से अच्छा है कि आप थोड़ा सा तैयारी कर लेंगे अच्छे से, तो ये पहला एग्ज़ाम आपका है तो आराम से निकल जाएगा ये। ठीक है। तो टारगेट क्या रखना है आपको, चाहे प्री हो या मेंस हो, आपको 90 का ही टारगेट रखना है कि आपको 90 प्लस लेके ही आना है। आपने देखा होगा अगर तो 90 के आसपास, मतलब 86 87 86.5 के आसपास शायद वेस्ट बंगाल की कट ऑफ गई थी मेंस की, शायद मैंने तो नोटिस नहीं किया। मतलब 80 प्लस तो कट ऑफ इजीली गई है। दिल्ली की, मैंने दिल्ली से भरा था तो 82 दिल्ली की गई है, यूपी की भी शायद 79 या 81 ऐसे गई थी, मतलब मोस्टली स्टेट की 80s के अंदर ही थी। तो अगर आप 80 प्लस ईजिली ले आते हैं तो आप इजीली मतलब एक अच्छी जॉब ले लेंगे और 6 प्रेफरेंस मिलते हैं आपको अपने, मतलब जो भी आपको प्रेफरेंस रहेगी उसके हिसाब से आपको अपना जोन मिल जाएगा। ठीक है। तो 90 आपको कम से कम लेके चलना है। ठीक है। अगर मैं प्री की बात करूँ तो प्री में इंग्लिश में आपको कम से कम 25 लेके चलना है। ठीक है। रीजनिंग या क्वांट में से किसी एक में 30 प्लस और किसी एक में 30 या 30 +-2, मतलब इन दोनों का आपको मिला के, ठीक है, इन दोनों को आपको मिला के कम से कम 75 लेके आने हैं। और ये मैंने इंग्लिश में 25 प्लस बोला है, 25 प्लस ईजिली आ जाते हैं। ठीक है। अभी मैं जो मैं बताऊंगा कि जो मैंने मॉक टेस्ट में किया था उससे जो मैं एनालिसिस करता था, जिस तरीके से मैं क्या करता था, मेरे जो आपका पिछले साल नोटिफिकेशन आया था आरबी असिस्टेंट वाला, आरबी असिस्टेंट में मेरे इंग्लिश में 30 में से 30 आए थे, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से उसकी तैयारी की थी। तो मेरा इंग्लिश काफ़ी वीक था तो मैं उसका बताऊँगा भी आपको। ठीक है। ये सेम टाइम की बात है जब आरबी असिस्टेंट का प्री था, तब एस बी आई क्लर्क का नोटिफिकेशन आया था 18 तारीख का, 18 नवंबर का हमारा प्री था आरबी असिस्टेंट का। तो जिसमें मेरा 30 में से 30 आए थे, तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा अभी आगे। ठीक है। तो 75 आपको रीजनिंग और इंग्लिश में, रीजनिंग और क्वांट में लेके आने हैं, और 20 प्लस कम से कम आपको इंग्लिश में लेके आना है, और 25 प्लस कम से कम आपको इंग्लिश में लेके आना है। ठीक है। टीचर्स, अभी टीचर्स का मैं आपको यूट्यूब पे बताता हूँ, मैं आपको इसको स्विच करता हूँ, मैंने खोल ही रखा है देखो। तो मैं पहले बताता हूँ आपको इंग्लिश के लिए, बस मेरा वाईफाई थोड़ा सा चल जाए। इंग्लिश के लिए देखो 3 टीचर है जिनसे मैं थोड़ा सा ठीक ठाक करके पढ़ा हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट, थोड़ा सा ये लोड हो जाए बस। ठीक है। देखो एक है निमिषा मैम है, ठीक है, जिनका अपने बैंकिंग में आपने सुना होगा। अब मैं क्या हूँ, अब मैं थोड़ा एसएससी की तरफ स्विच कर दिया हूँ, तो मैंने को थोड़ा ग्रामर थोड़ा डीप पढ़ना था, तो मैंने दूसरे जो टीचर्स हैं उनको थोड़ा एक्सप्लोर किया। तो 2 टीचर मेरे को बहुत अच्छे लगे ग्रामर के लिए। ठीक है। और एक प्रैक्टिस के लिए, एक रोशन सर है, इनका प्लेलिस्ट मैंने एक देखा था, ये वाला ए टू जेड इंग्लिश बैच, ये वाला अगर आप देखेंगे ये आपको डिसेंट लगेगा। मतलब इसमें 66 के आसपास क्लासेस है और मतलब ठीक है, ग्रामर बहुत उन्होंने डिसेंट तरीके से पढ़ा रखा है। निमिषा मैम का बस मुझे क्या दिक्कत लगा कि मुझे थोड़ा सा उनका अंडरस्टैंड करने में टफ लगता था, तो मैं उनकी प्रैक्टिस क्लासेस ज़्यादा देखता था। मैं लर्निंग की क्लासेस उनकी बहुत कम देखता हूँ, लेकिन अगर आप देखेंगे इनकी प्लेलिस्ट पे भी आपको ग्रामर के बहुत सारे मिल जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपका वाइब मैच होता है, आपका थोड़ा सा ट्यूनिंग बैठ रहा है मैम के साथ, तो आप देख सकते हैं। ठीक है।
एक टिप मैं दूंगा कि मतलब किसी भी टीचर की सारी चीज़ें मत देखना। अब लोग क्या करते हैं कि वही उन्हीं की स्ट्रैटेजी देख ली, उन्हीं की सब कुछ देख ली, उन्हीं का वो कैब देख लिया। मतलब अगर आपको सही लग रहा है आप देखो, इंप्रूवमेंट आ रहा है देखो, लेकिन ज़बरदस्ती देखने की ज़रूरत नहीं है। जो जो आपको ठीक लगता है बस आप उतना उतना देखते रहो। ठीक है, निमिषा मैम देख सकते हो, मैं उतना कुछ खास प्रेफर नहीं करता। जैसे मैंने बताया कि मैं खाली प्रैक्टिस के लिए थोड़ा थोड़ा क्लास में बैठता था, कि ये देखने के लिए कि मेरा लेवल ठीक ठाक जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है, रोशन सर से मैंने कोर्स ग्रामर वाला ख़त्म किया था। ठीक है, और फिर उसके बाद रानी मैम एक है, तो उनका मतलब जो प्रैक्टिस वाली क्लासेस होती है लंबी लेंदी वाली, जो 1.5 2 घंटे की क्लासेस होती है, ये अभी तो रिसेंट का कोई नहीं है, पुराना होगा। ठीक है, तो उसमें आपको जैसे जैसे आपका अगर मान लेते हैं, हम प्लेलिस्ट पे जाते हैं, जैसे मान लेते हैं आपका एड डिटेक्शन वीक है, तो अब एड डिटेक्शन बाय रानी मैम डालेंगे तो आपको मतलब 2 2 3 3 घंटे की आपको क्लासेस मिल जाएंगी उसमें। तो वो एब्सोल्यूट एकदम आपकी तैयारी हो जाएगी उसमें, कि आपको उसमें 500 600 क्वेश्चन एरर डिटेक्शन का लग जाएंगे। उससे आपका क्या ग्रामर भी रिवीजन हो जाएगा बहुत अच्छे से। या आप किसी का भी दे सकते हैं, मुझे रानी मैम का अच्छा लगा। मुझे मतलब मैं आप अगर आप मेरे से इंस्टाग्राम पे भी बात करते तो उससे आप पूछते हैं इंग्लिश के बारे में, तो मैं कभी कोई टीचर आपको नहीं बता पाता हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली किसी टीचर पर उतना कॉन्फिडेंस आता नहीं है इंग्लिश के नाम पे। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए मेरे को रानी मैम का ठीक लगा। लर्न करने के लिए आप रोशन सर का देख सकते हैं, या फिर आप निमिषा मैम का देख सकते हैं। ठीक है, अब बुक्स के बारे में मैं भी थोड़ी देर में स्लाइड से बताऊँगा। ठीक है, देन क्वांट के लिए 2 सर है। एक आशीष आशीष अरोड़ा सर है, उनके बारे में हम जानते ही हैं, स्टडी फाइट चैनल पर आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, इनकी प्लेलिस्ट अच्छी है। इनका पेड बैच चलता है येस ऑफिसर के नाम से, अभी इनका नया आया, उसके बारे में मुझे कुछ खास आइडिया नहीं कि वहाँ पे कैसा पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैंने 3 साल का ऑलमोस्ट पढ़ा है। ठीक है, तो अभी मुझे कुछ कुछ पढ़ना होता है तो मैं इनकी क्लासेस देख लेता हूँ, और मुझे अच्छे लगते हैं। इनकी अच्छी बात क्या है कि आपको मतलब इनकी क्लासेस में मेथड बहुत सारे मिल जाएंगे, तो कोई ना कोई मेथड आपको समझ में आ ही जाएगा। ये अच्छी बात भी है, गलत बात भी है, क्योंकि आप कंफ्यूज भी हो सकते हो उससे कि एग्ज़ाम में कौन सा हिट करेगा कौन सा हिट नहीं करेगा। ठीक है, बाकी वो आपके ऊपर है। ठीक है, अगर आप एकदम बेसिक से सीखना चाहते हैं, तो मतलब थोड़ा बहुत आता है आपको बस थोड़ा सा पॉलिश करना है, तो आप सर से सीखिए। अगर आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा मेरा वीक है, तो आप कौशिक सर हैं जो करियर डिफाइनर पे पढ़ाते हैं, उनके पास जाइए। उनकी क्लासेज आप मेंस की लीजिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये प्लेलिस्ट पे जाइए एंड देन वी गो टू एरा कंप्लीट कॉर्न फॉर बैंक एग्ज़ाम। ये आप 22 वीडियोज देखेंगे, इससे आपका सब कुछ पूरा हो जाएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, बाकी मेंस प्रीवियस पेपर देखेंगे, उससे आपका प्रैक्टिस जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक थर्ड ऑप्शन मैं आपको देता हूँ मेंस के लिए, सिर्फ मेंस के लिए जो आपको करना है, अंकुश लांबा सर से आपको मेंस का डीआई करना है। ये आप कर लेंगे, इससे आपका मोस्टली पार्ट पूरा हो गया क्वांट वाला। ठीक है, ये मैं आपको मोटा मोटा ही बता रहा हूँ, स्लाइड पे जाके मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, और अंकुश लांबा सर ही आपको पढ़ाएंगे रीजनिंग। ठीक है, तो रीजनिंग के लिए अंकुश लांबा सर पूरा रीजन, और मेंस डीआई के लिए अंकुश लांबा सर। ठीक है, अगर आपको लर्न करना है अगर आपको जो अर्थमेटिक वाला पार्ट होता है बहुत अच्छे से, तो कौशिक सर। प्रैक्टिस के लिए आप जो आशीष सर है इनका वीडियो उठा सकते हैं। ठीक है, या फिर अपने हिसाब से आप कॉम्बिनेशन सेट कर सकते हैं। ठीक है, देन वी मूव टू बैंकिंग अवेयरनेस। जो आपका करंट वाला पार्ट है, करंट वाला पार्ट आपको करना है आशीष अरोड़ा सर से, ये आपसे बहुत अच्छे से करा देंगे। सेकंड ऑप्शन आपके पास है गौरव गर्ग सर। ठीक है, वो मैंने सर्च नहीं किया, वो स्टडी आई को भी पढ़ाते हैं। ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, कपिल सर का जो ये वाला वीडियो है, 16 वीडियोस है इसमें। ठीक है, एक कंपाइलेशन करके शायद 11 घंटे का एक सेम वीडियो एक और डला हुआ है, वो मुझे मिला नहीं, वरना मैं वो दिखा देता, मैंने वाला देखा था, तो उससे भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, और ये बैंकिंग अवेयरनेस के लिए हो गया। और बैंकिंग अवेयरनेस के लिए अगर आपको पढ़ना है तो वो गौरव गर्ग सर का जो क्लासेस है वो वैसे पेड है, जो उनके स्टडी आई वाले पे है, उसमें भी वो इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, अब मैं फैकल्टी वाला जो है टीचर्स वाला पार्ट है वो आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, अब जो आपका इंग्लिश है, इंग्लिश के लिए निमिषा मैम, रानी मैम, रोशन सर। अब लर्निंग के लिए ये 2 है, प्रैक्टिस के लिए रानी मैम है। ठीक है, और ये प्री मेंस दोनों का है, ये प्री और मेंस दोनों का है। ठीक, नाउ क्वांट के लिए आप देखिए, जो डीआई है ये आप देखिए अंकुश सर से। अर्थमेटिक ये आप देखिए कौशिक सर से। और जो प्रैक्टिस वाले सेशन है, लेंथी सेशन जो है वो आप
आशीष अरोड़ा सर के देखिए, ठीक, ये आपने देख लिया। स्लाइड, ठीक है। नाउ रीजनिंग के लिए, रीजनिंग के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको अंकुश लांबा सर को फॉलो करना है, स्पेशली जो ओल्ड क्लासेस है। ठीक, और नाउ जीए, जीए के लिए 3 पार्ट में है, सीए, बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक अवेयरनेस। करंट अफेयर आशुष गौतम या फिर गौरव गर्ग सर। बैंकिंग अवेयरनेस आशुष गौतम या फिर गौरव गर्ग सर। स्टैटिक आशुष गौतम सर। ठीक है, ये बड़ा सिंपल सा है। अब मैं बात करता हूँ हार्ड कॉपीज़ की, कि जो आपको मटेरियल वगैरह है वो कहाँ से क्या होगा। देखिए इंग्लिश के लिए आप एक बुक फॉलो करिए, एस इंग्लिश, ये सिर्फ बैंकिंग के लिए। ठीक है, क्वांट के लिए एस क्वांट या फिर क्वांटम कैट। रीजनिंग के लिए कोई बुक की नीड नहीं है। जीए के लिए अगर आपको बैंकिंग अवेयरनेस की तैयारी करनी है तो अरिहंत या फिर एस स्टैटिक। ठीक है, इतनी किताब काफ़ी है। ठीक है, चलिए ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। इंग्लिश का, टीचर्स का मैं बता दिया हूँ। अब मेन पार्ट मॉक वाला, ये सब आपने जितना भी किया ये ऑलमोस्ट आपको पता ही होगा, टीचर्स कौन से आप फॉलो कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, सब ठीक है। ले दे के बात आती है मॉक्स की, कि आप मॉक्स पे आप कैसे चीज़ें अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, मुझे पता है अभी भी टीचर्स को लेकर आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा होगा और थोड़ा सा मटेरियल को लेके भी हो रहा होगा। मेन बात यह है कि इंग्लिश में आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस आपको जो अच्छा वाला है वो मॉक्स में ही मिलेगा। आप रानी मैम की क्लासेस देखिए और आप मॉक्स अटेम्प्ट करिए, वहाँ पे आप सीखिए और मॉक में अप्लाई करिए। ये सिंपल सॉर्टेड है एकदम। रीजनिंग के लिए जो 11 घंटे का SBI क्लर्क का कोर्स है अंकुश लांबा सर का, ठीक है, वो 11 घंटे का कोर्स है अंकुश लांबा सर का, यूट्यूब पे पड़ा है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप बस वो देखिए। ठीक है, आप उनकी मेंस की जो पज़ल की क्लासेस है, मेंस पज़ल क्लासेस है, आप बस वो देखिए। मेंस DI की जो क्लासेस है आप वो देखिए। अभी से आप देखना स्टार्ट करिए, अगर आपने मेंस की तैयारी कभी करी भी नहीं है आप तब भी देखना स्टार्ट करिए, उससे भी आपको बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपका मार्च के आसपास आपका मेंस है ही वैसे भी। ठीक है, ठीक है, रीजनिंग के लिए सिंपल सा है, 11 घंटे का रीजनिंग वाला जो कोर्स है सर का वो देखिए। ठीक है, प्री के आप मॉक्स लगाइए, उसमें रीजनिंग आपका कवर होता रहेगा, और जो मेंस पज़ल वाली क्लासेस है वो देखिए। ये 3 काम आप रीजनिंग के लिए करेंगे, 1.5 से 3 घंटा लगेगा आपको अकॉर्डिंग टू आपका स्पीड। ठीक है, आपका काम हो जाएगा। इंग्लिश के लिए सिंपल है, एक क्लास और थोड़ा सा टाइम प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम मॉक है ये। ठीक है, क्वांट की बात करें, मेंस DI अंकुश लांबा सर। अर्थमेटिक लर्निंग वाला पार्ट है, मतलब कौशिक सर क्या करते हैं, वो सिखाते सिखाते आपको लर्न भी करा देंगे, कि आपको क्वेश्चन के थ्रू आपको सिखाएंगे। ठीक है, आप वहाँ पे सीखिए, आप फिर आशीष सर की वीडियो देखिए, वो आप आशीष सर की वीडियो में प्रैक्टिस करिए, क्योंकि वो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे जो प्रैक्टिस सेशंस है उसमें, तो आपको अब थोड़ा सा टाइम आपका बचेगा वहाँ पर। करंट अफेयर्स आप डेली वाला करिए, डेली वाला आप आशीष सर से करिए, अड्डा की PDF से करिए, या फिर आप स्टडी IQ से करिए। ठीक है, वो आपकी चॉइस है कि आपको कहाँ से करना है। ठीक है, एक डेली सोर्स, ठीक है, और एक आपका मंथली सोर्स होना चाहिए, एक वीडियो सोर्स और एक आपका PDF सोर्स होना चाहिए। ये आपको सिंपल रखना है। ठीक है, आप 6 से 8 महीने का टारगेट करिए, पर फ़िलहाल आप प्रेजेंट डे से स्टार्ट करिए, क्योंकि प्रेजेंट में क्या करना है, प्रेजेंट से आप स्टार्ट करिए, प्रेजेंट का आप कवर रखिए। प्री तक आप प्रेजेंट का कवर लेकर करके चलिए, कि प्री तक आप जो प्रेजेंट वाला है वो आप करते चले, ताकि प्री के बाद आपको पुराना वो ना करना पड़े कि हाँ आप जनवरी से स्टार्ट करें प्री के बाद। आप अभी से प्री तक आप अभी से डेली का करते रहिए, थोड़ा करते रहिए, ताकि प्री के बाद आपको जो जनवरी फरवरी मार्च वाला पार्ट है वो आपको सिर्फ रिवाइज़ करना पड़ेगा, और पिछले के 3 महीने का आपको थोड़ा सा अच्छे से डीप देखना पड़ेगा। तब तक आपका बैंकिंग अवेयरनेस भी खत्म हो जाएगा। बैंकिंग अवेयरनेस आपका 22-23 घंटे का है, 22 से 24 घंटे का है, तो थोड़ा बांट के भी आप करेंगे तो आपका वो 2 से 3 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, करंट वाला पार्ट हो गया, बैंकिंग का पार्ट हो गया। अब जब करंट करेंगे, जो PDF वगैरह है उसमें स्टैटिक वाला पोर्शन भी रहता है, तो वहाँ से आपका स्टैटिक कवर हो जाएगा। सिंपल सॉर्टेड है एकदम। बुक्स मैंने बता दिए, बुक्स के लिए मैं आपको इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करिए, मेरे पास लिस्ट है पूरा बुक्स का, अगर आपको और
ज़्यादा बुक्स चाहिए कि हाँ सारी बुक्स एक बार में प्रैक्टिस करनी है या सारे बल्क में लेना है क्योंकि सारे और भी साल में एग्ज़ाम आने वाले, तो मैं आपको भेज दूँगा। ठीक है, अब देखिए जो मुझे मॉक में आपको बताना था, जो मैंने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला पार्ट। अब देखिए ये जो है, ये मेरे पिछले साल जो 2000 ये नोटिफिकेशन कब आया था, नोटिफिकेशन आपका आया था नवंबर 2023 में आया था लास्ट नोटिफिकेशन। ठीक है, और 5 जनवरी को प्री हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा ये एक्सेल पे किया हुआ है। अब मैं 2 चीज़ मेंटेन करता हूँ, एक डिजिटल नोट और एक हार्ड कॉपी नोट। ठीक है, तो ये मेरा डिजिटल नोट है, ये मेरा एनालिसिस है। देखिए ये मैंने 25 नवंबर को पहला मैंने मॉक टेस्ट दिया, दिख रहा है आपको, है ना। ये प्रीवियस ईयर का मॉक टेस्ट मैंने दिया। अब देखिए इसमें ये जो होता है ना, ये पूरा ज़ीरो होता है। मुझे इसमें सिर्फ 3 चीज़ें एंटर करनी होती, मुझे इसमें सिर्फ 6 चीज़ें एंटर करनी होती है। इंग्लिश में मैंने कितने सही करे, इंग्लिश में मैंने कितने गलत करे, ये अपने आप ही टोटल मार्क्स उसका कैलकुलेट कर लेता है। क्वांट में मैंने कितने सही करे, क्वांट में कितने गलत करे, अपने आप ही कैलकुलेट कर लिया। सेम रीजनिंग का, और ये अपने आप कैलकुलेट कर लिया। इसी के बेसिस पे इसने अपने आप 70 सही और 17 गलत कैलकुलेट कर लिया। कितने अटैम्प्ट हुए कैलकुलेट कर लिया, और एक्यूरेसी क्या थी अपने आप ही कैलकुलेट कर लिया। अब मेन क्या है कि देखिए हमारा रिकॉर्ड, हमारा वो क्या था, पिछले साल मेरा टारगेट 80 का था। तो देखिए मेरे स्टार्टिंग मॉक में मैं 60s पे आया, फिर थोड़ा थोड़ा 70 टच करने लगा, है ना। फिर थोड़ा सा मैं, देखिए अब यहाँ पे गैप आ गया होगा, बिल्कुल नहीं गैप नहीं आया। ये अड्डा वाले मॉक है, अड्डा के मॉक थोड़े टफ रहते हैं, जिसमें कोई डेट नहीं लिखी है वो अड्डा वाले मॉक है। ठीक है, तो ये थोड़े टफर साइड पे चले गए। फिर प्रीवियस ईयर में थोड़ा सा अच्छा आ गया, फिर देखिए अड्डा वाले मॉक पे भी थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस आया। ठीक है, 70, फिर उससे 70, फिर 80 टच हुआ, देखिए 73, 73, 82, है ना। तो ये इंप्रूवमेंट आपको ट्रैक करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे परसेंटाइल देखिए कितनी कितनी अच्छी एक्यूरेसी होगी, यहाँ पे अच्छी एक्यूरेसी आ रही है एकदम। अटैम्प्ट देखिए 90 अटैम्प्ट जा रहे हैं, देखिए 84 अटैम्प्ट जा रहे हैं। तो ये अब ट्रैक करेंगे तभी आएगा। अब देखिए जैसे कि आपको दिख रहा है, ये जैसे इंग्लिश का मॉक 1 में 8 गलत है, ये आपको दिख रहा है ना, ये जो 8 गलत है। अब अगली स्लाइड में अगर हम जाएंगे तो इंग्लिश का ये जो टेस्ट 1 है, ये देखिए टेस्ट 1 में यहाँ पे बाइफर्केशन है कि 8 कौन से गलत हैं। आरसी के 2 गलत है, एक मिस स्पेल्ड, 3 क्लोज टेस्ट, एक वर्ड यूसेज और एक एरर। ठीक है, अब ऐसे ही करते मैंने 15 मॉक की, ये 15 मॉक का है, नेक्स्ट शीट में बाकी का 15 मॉक का है। ठीक है, तो ये 15 मॉक में, अब देखिए 15 मॉक में मैंने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करे होंगे, टोटल 1500। ठीक है, 30 क्वेश्चन अगर इंग्लिश के होते हैं और 15 मॉक मैंने दिए तो कितने हो गए, तो 450 क्वेश्चन जो है मैंने इंग्लिश के अटैम्प्ट किए हो गए। इंग्लिश के 450 क्वेश्चन में से 115 क्वेश्चन मैंने गलत करे, जो कि बहुत ही ज़्यादा पुअर परफॉर्मेंस है। अब देखिए 15 मॉक देने के बाद मेरे पास ये डेटा है कि मैंने 36 क्वेश्चन आरसी के गलत करे हैं, 19 क्वेश्चन मैंने एयर डिटेक्शन के गलत करे हैं, और 23 क्वेश्चन मैंने रीअरेंजमेंट के गलत करे हैं। तो मेरे पास अब ये डेटा आ गया कि मुझे बाकी किसी पे काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे सिर्फ अगर मैं खाली अपना आरसी, एरर और रीअरेंजमेंट फिक्स कर लेता हूँ तो मेरा मतलब 70% मेरा इंग्लिश वाला काम पूरा हो चुका है ना। तो मेरा इंग्लिश ऐसे ही इंप्रूव हो जाएगा अगर मैं ये 3 टॉपिक ही इंप्रूव कर दूंगा ओवरऑल। ठीक है, अब देखिए क्वांट में देखिए क्या दिख रहा है, क्वांट में देखिए पिछला वाला मैं स्लाइड अगर दिखाता हूँ, देखिए क्वांट में मेरा कितने गलत है। क्वांट के मॉक 1 में मेरा सिर्फ एक ही गलत है, और वो एक कौन सा है, देखिए लिखा है ना मैंने, कैलकुलेशन मिस्टेक बेसिक। तो यानी बेसिक कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, यानी मेरे को उस पर काम करने की ज़रूरत है। और 15 मौक़ों में मैंने 5.5 नंबर गवाए हैं बेसिक कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से। तो मुझे खाली उसमें बेसिक कैलकुलेशन का प्रैक्टिस करना है थोड़ा सा। सेम रीजनिंग का देखिए 8 क्वेश्चन रीजनिंग का गलत है, जिस वजह से 5 एक पजल गलत हुई है। देखिए कोई पजल गलत हुई है तो 5 नंबर ये गए, अल्फ़ान्यूमेरिक में 2 नंबर गए और 1 नंबर स्लॉक्स गए। अब देखिए 15 मॉक में मेरे 44 क्वेश्चन रीजनिंग गलत हो गए, जो कि बहुत बड़ा नंबर है मेरे लिए। रीजनिंग गलत की रीजनिंग अच्छी है मेरी। ठीक है, 16 नंबर का पजल गलत हुआ है। ठीक है, और बाकी मोटा मोटा ठीक ठाक ही है कि बाकी सारा मैनेज हो सकता है। स्लॉक्स थोड़ा सा कंसर्निंग है, 7 नंबर स्लॉक्स के भी गलत हुए हैं। तो मतलब हर दूसरे मॉक में मेरा स्लॉक गलत हो ही रहा है, इसका मतलब ये बन रहा है बेसिकली। ठीक है, अब ये हो गया आपका मतलब नोट करना। अब ये डिजिटल वाला था। अब जो हार्ड कॉपी मेरे पास है, उस हार्ड कॉपी में जो आरसी जो गलत हुई है मेरे पास, जैसे ये देखिए वो कैब में टोटल 3 क्वेश्चन गलत है, तो वो कैब मेरे उस नोट कॉपी में नोट डाउन है। ठीक है, अगर कहीं भी जैसे ये देखिए नंबर सीरीज़ मेरे पास देखिए 12वें नंबर मॉक पे एक नंबर सीरीज़ गलत है। तो ये नंबर सीरीज़ मेरे नोटबुक में वो नोटेड है कि मैंने ये नंबर सीरीज़ गलत की थी, मैंने क्या गलती की और क्या सही आंसर है। ठीक है, तो ये 2 मैंने मेंटेन किया था बहुत अच्छे से।
बहुत अच्छे से मैंने मुश्किल से 1 महीना मेंटेन किया था, 1 डेढ़ महीना मैंने की। देखिए नवंबर में स्टार्ट किया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी के स्टार्टिंग में इसको एंड कर दिया था मैंने। 26 मॉक टोटल लिए थे और मुझे बहुत अच्छा, ये इसके नीचे भी है, मतलब मैंने मॉक और दिया था, 50 के आसपास दिए थे, क्योंकि अड्डा के और टेक्स्ट बुक के मैंने दोनों के मिला के दिए थे। ठीक है, अब इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है, देखिए ये जो है एनालिसिस वाला पार्ट। टेस्ट 1 में देखिए मैंने इंग्लिश में खुद को अपना, मतलब खुद को मैंने एक बेसिकली रिमार्क दिया है। देखिए वर्क ऑन ग्रामर है ना, इंग्लिश ओल्ड मॉक। क्वांट में मैंने बोला है कि कैलकुलेशन पे काम करना है। रीजनिंग में मैंने बोला है कि स्पीड बढ़ानी है, थोड़ा मिसलिनियस टॉपिक पे काम करने की ज़रूरत है ना। मिस्टेक कर रहा हूँ पजल में, केयरफुली पढ़ने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है ना। एनालिस करनी मिस्टेक, अरिथमेटिक पे थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन वाला पार्ट मेरा हमेशा है। देखिए कैलकुलेशन, कैलकुलेशन कैलकुलेट करना है, या देखिए कैलकुलेशन है ना, कैलकुलेशन है ना। तो ये आपको एक खुद को रिमाइंडर हो जाएगा देखिए कैलकुलेशन की, मुझे कहाँ इंप्रूव, हमको पता होता है कि हमको कहाँ इंप्रूव करना है, बस हम करते नहीं हैं। हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, आगे बढ़ते, हम एक मॉक दिया, एनालिसिस नहीं किया, दूसरे मॉक पे चले गए, तीसरा मॉक दिया, आधा छोड़ दिया या आधा एनालिसिस किया। अब लोगों को एनालिसिस भी नहीं पता। अगर मैं ब्लैंक पेज है, देखिए अगर आपने एक घंटे का मॉक दिया है, अगर आपने कोई 1 घंटे का मॉक दिया है, तो उसको एनालाइज करने के लिए आपको कम से कम सेम टाइम या फिर उसका डेढ़ टाइम लगना चाहिए, या लगता ही है अगर आप स्टार्टिंग में मॉक अच्छे से एनालाइज करना सीख रहे हैं। मेंस का मॉक जैसे आपका है 160 मिनट का है ना, 2 घंटे 40 मिनट। तो मैं ये यूजुअली डेली दिया नहीं करता था। मैं क्या करता था, जैसे कि अड्डा की अच्छी बात यह है कि वो क्वांट के बाद ही रीजनिंग खोलता है ना, फिर इंग्लिश के बाद वो जीए खोला करता था, या फिर पहले जीए खोल दिया, इंग्लिश खोलता। अभी का पता नहीं, मुझे 1 साल के ऊपर हो गया मैंने नहीं दिया कोई से ही मॉक। ठीक है, तो मैं क्या करता था कि मैं मतलब खाली जैसे डे 1 पे मैंने क्वांट रीजनिंग अटेम्प्ट कर लिया, डे 2 पे मैंने इंग्लिश और जी अटेम्प्ट कर लिया, और डे 3 पे इन दोनों को ही, मतलब जैसे मान लीजिए जो भी टाइम रहता है 45 मिनट 90 मिनट ये हो गए, 70 मिनट ये हो गए है ना। और जो डे 3 है उस पर डे 3 पे मैंने पूरा आराम से 2 घंटा लगा के इसको एनालाइज किया, बढ़िया करके एकदम। लोग क्या करते हैं, जो सबमिट करने का जो पहला पेज आया था कि इतना सही है, इतना गलत है, ये आपका है, इतनी परसेंट है, बस वही देख के बंद कर देते हैं। अगर 100 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करे हैं किसी मॉक में, तो 100 क्वेश्चन को आपको दोबारा उसको सॉल्व करना है, एक एक क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको रॉन्ग को टारगेट करना है, फिर जो आपके मिस हो गए उसको टारगेट करना है, फिर जो राइट हो गया उसको टारगेट करना है। रॉन्ग में आपको देखना है कि आपने क्या मिस्टेक किया, कि क्या उसमें गलती हुई थी। क्या आपने कोई सिली मिस्टेक किया है, कैलकुलेशन मिस्टेक किया है, आपने रीडिंग गलत किया है, या फिर वो आपने ओवरऑल ही गलत कर दिया। ठीक है, मिस वाले में देखना है कि क्या हुआ इसमें, अपने टाइम नहीं था आपके पास है ना, टाइम नहीं था, या फिर आपने इसको चूज़ ना करके गलती की, आपको लगा टफ है पर ये एक्चुअल में ईजी था, या ये मेथड नहीं पता था, या टॉपिक ये कवर नहीं है आपका। ठीक है, फिर जो राइट वाला उसमें आपको देखना है एवरेज टाइम, कि एवरेज टाइम मान लीजिए उसको सॉल्व करने का 11 सेकंड है, आपने उसको किया 9 सेकंड में, आप खुश हो रहे हैं, पर टॉपर का टाइम 4 सेकंड है ना। बहुत से लोग क्या करते हैं 25 सेकंड में सिम्प्लीफिकेशन सॉल्व करके बहुत खुश होते हैं, पर एक्चुअल में वो क्वेश्चन कभी कभी 12 सेकंड का भी नहीं होता, 5 सेकंड का भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें जो आपको मॉक टेस्ट से ही हो जाएगा। जब मैं तैयारी स्टार्ट किया था 2017 में, तो मेरे बहुत सारे मतलब सीनियर्स थे ऐसे, जो मेरे से 3-4 साल मतलब बड़े थे। तो वो मतलब कम्प्लीटली डिफरेंट एग्ज़ाम टारगेट करने लग जाते थे। कभी कभी कोई एग्ज़ाम आ गया, और वो करते कैसे थे, जैसे मेरा एक दोस्त था, तो उसने पूरी अर्थमेटिक सीखी ही थी मॉक टेस्ट से। वो डायरेक्ट मॉक टेस्ट पे जंप कर गया, तब स्पीड टेस्ट आया करती थी है ना। तो मॉक टेस्ट पे जंप कर गया, उसने सॉल्व करने की कोशिश की, नहीं हुआ, वो उसका सॉल्यूशन देखा, उसको समझा, उससे ही 70-80% अपना अर्थमेटिक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो ये था, मैं कोशिश किया कि मैं जितना हो सके उतना बता सकूं। मेरे को अभी थोड़ा सा मतलब मेरी आवाज़ हमको लग रहा हो कि मुझे जल्दी है, क्योंकि थोड़ा सा बैंक का भी रहता है, थोड़ा सा प्रेशर में भी थोड़ा सा बन रहा है, तो थोड़ा सा काम वाम का रहता है, इसलिए मैं वीडियो काफ़ी टाइम से सोच रहा था बनाने की, पर बना नहीं पा रहा हूँ। इसकी जो रॉ फाइल है वो मैं नीचे लिंक दे दूँगा, या फिर टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगा। ये एक्सेल की रॉ फाइल है, और साथ में जो मेरा हार्ड कॉपी वाला पेज है, मैं उसका फ़ोटो ही भेज दूँगा, ताकि आप खुद से भी उसको अपने लिए बना सकें। ठीक है, तो ये उतना कुछ खास स्टफ़ नहीं है। आप 1 महीना आराम से अगर प्री मेंस साथ में लेके चलिए, एडमिट कार्ड आने के बाद आप खाली प्री पढ़िए, मेंस होने के बाद प्री होने के बाद आप मेंस का पढ़िए। और आपका तैयारी पहले से है, अगर आप अभी कंसिस्टेंट हो जाते हैं, 2 ढाई जितना ही महीना बचा है, आपका आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो मेन कुछ ऐसा है नहीं कि आप वीडियो देख के कुछ सबको समझ जाएंगे। कुछ भी आपको डाउट रहता है, आप सीधा इंस्टाग्राम में मैसेज करिए, हम वहाँ कनेक्ट होंगे। ऑनलाइन रहता हूँ मैं, वहाँ रिप्लाई अच्छे से करता हूँ, ठीक ठाक बात होती है हमारी। मैं SBI क्लर्क तो मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ, पर SBI क्लर्क और PO मैं दोनों अपीयर करूँगा, मतलब बस सिर्फ एग्ज़ाम एक्सपीरियंस के लिए। ठीक है, बाकी मेरे टारगेट थोड़े से इस साल अलग हो गए हैं। और आप कुछ कनेक्ट करना है अगर आपको, तो इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे बैंकिंग_प्रेप। प्रीवियस ईयर के सारे पेपर मैं दे दूंगा आपको टेलीग्राम पे, टेलीग्राम ID बैंकिंग प्रेप ऑफिशियल।
ठीक है, दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे। आपने यहाँ तक देखा है तो बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में।